हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू आरएम सीरीज। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया था। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया था टॉपिक इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ परफॉर्म प्रॉमिस और परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिसेस। तो जॉइंट प्रॉमिस वाला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा और आप लोगों ने रिवाइज भी किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, सेक्शन 46 से सेक्शन 50 तक ये है। तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब परफॉर्मेंस का तो मतलब हम लोगों ने लास्ट टर्न पर समझ लिया था, लेकिन ये परफॉर्मेंस होनी कब चाहिए और कहां पर होनी चाहिए ये बताता है सेक्शन 46 से 40 सॉरी एक्सक्यूज मी। तो सेक्शन 46 से 50 तक। तो सेक्शन 43 देखो क्या बोलता है भाई, या तो कोई टाइम फिक्स्ड होगा और या नहीं होगा। अगर कोई भी टाइम फिक्स्ड है तो उसी टाइम के अंदर परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए, और अगर कोई भी टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम के अंदर परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए। और रीजनेबल टाइम की डेफिनेशन बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी नहीं दी गई है। रीजनेबल टाइम सर्कमस्टेंसेस और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर देखा जाएगा कि हर एक जगह पर रीजनेबल टाइम अलग अलग हो सकता है। तो देखो एक बार, इफ नो टाइम फिक्स्ड परफॉर्मेंस मस्ट बी विद इन अ रीजनेबल टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए अग्रीज टू डिलीवर गुड्स बट नो डेट फिक्स्ड मस्ट डिलीवर विद इन रीजनेबल टाइम। अब सेक्शन 47 क्या बोलता है, अब अगर टाइम फिक्स्ड है लेकिन कोई भी प्लेस, अगर कोई भी प्लेस डिसाइडेड नहीं है तो वहां पर क्या होगा, उसी टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म करा जाएगा और रीजनेबल प्लेस में परफॉर्म किया जाएगा। तो प्रोमिसी मस्ट अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस। तो यहां पर प्रोमिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रोमिसी डिसाइड करेगा किसी भी रीजनेबल प्लेस के लिए। तो देखो यहां पर ए टू डिलीवर गुड्स ऑन 10th अक्टूबर। तो अब ये हुआ कि ए को गुड्स डिलीवर करने थे 10 अक्टूबर को, लेकिन जगह डिसाइडेड नहीं थी। तो यहां पर बी की ड्यूटी बनती है कि बी ए को इन्फॉर्म करेगा कि गुड्स की डिलीवरी कहां पर करनी है। सेक्शन 48 देखो क्या बोलता है, व्हेन प्रोमिसी मस्ट अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस। अब यहां पर प्रॉमिस तो हो गया है, लेकिन परफॉर्मेंस करने के लिए प्रॉमिसी को अप्लाई करना है। यानी प्रॉमिसी प्रॉमिसर को बताएगा कि उसको कब परफॉर्मेंस करनी है। तो देखो, ए अग्रीज टू पेंट बी's पोर्ट्रेट, बी मस्ट आस्क ए टू कम एंड पेंट। तो यहां पर बी ए को बताएगा कि कब उसको आना है और कब उसको पेंट करना है। सेक्शन 49 क्या बताता है, प्लेस टू बी अपॉइंटेड बाय प्रोमिसी। तो यहां पर अगर कोई भी प्लेस प्रोमिसी ने डिसाइड किया है, कोई भी जगह प्रोमिसी ने डिसाइड करी है, तो प्रोमिसर हमेशा उसी जगह पर परफॉर्म करेगा। देखो, ए टू डिलीवर राइस टू बी डेजिग्नेट्स अ वेयर हाउस। अब सेक्शन 50 क्या बोलता है, परफॉर्मेंस मस्ट बी इन द मैनर और टाइम प्रेस्क्राइब। तो प्रोमिसी ने जो भी टाइम पीरियड बताया है, जो भी तरीका बताया है, प्रोमिसर हमेशा उसी तरीके से और उसी टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्मेंस करेगा। देखिए एग्जांपल, इफ बी रिक्वेस्ट ए टू डिलीवर एट नाइट ए मस्ट कंप्लाई। तो वहां पर वो रात में ही डिलीवर करेगा। तो ये कुछ रूल्स हैं सेक्शन 46 से 50 तक, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। बस इसको आप ऐसे याद रखो, अगर कोई भी टाइम फिक्स है तो उसी टाइम पीरियड के अंदर ही परफॉर्म किया जाएगा। अगर कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम के अंदर परफॉर्म किया जाएगा। अगर कोई भी जगह प्रोमिसी ने बताई है तो वहां पर प्रोमिसर उसी जगह पर ही अप्लाई करेगा। अगर प्रोमिसी ने कोई भी जगह नहीं बताई है तो प्रोमिसर रीजनेबल प्लेस पे परफॉर्म करेगा। या अगर प्रोमिसी को प्रोमिसर को बतानी है जगह, तो वहां पर प्रोमिसी भी प्रोमिसर को रीजनेबल प्लेस बताएगा कि भाई आपको यहां पर परफॉर्म करना है। और अगर कहीं पर प्रोमिसी को अप्लाई करना है, यानी प्रोमिसी को प्रोमिसर को बताना है कि भाई तुम्हें कब आना है, परफॉर्म करना है, तो वहां पर प्रोमिसी जब तक प्रोमिसर को नहीं बताता तब तक प्रोमिसर को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं। अब देखो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या बोलता है, सेक्शन 51 से 54 तक। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस। जैसे एग्रीमेंट की हम लोगों ने डेफिनेशन करी थी,
एग्रीमेंट की डेफिनेशन में हम लोगों ने क्या किया था, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। तो सेट ऑफ प्रॉमिस का मैंने आपको मतलब क्या बताया था, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस, जहां पर दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं। तो बस यही होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस, जहां पर दोनों पार्टीज एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं। देखिए promises that form the consideration और part of consideration for each other, तो दोनों के लिए कंसीडरेशन होती है, दोनों को परफॉर्म करना पड़ता है। अब सेक्शन 51 देखिए क्या बोलता है, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रोमिसेस। म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रोमिस का मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट प्रोमिस का मतलब अगर एक पार्टी की परफॉर्मेंस के ऊपर हमारी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, यानी अगर वो परफॉर्म करेगा तो मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो मुझे परफॉर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक होता है म्यूचुअल मतलब साइमल्टेनियसली, जहां पर दोनों लोग एक साथ परफॉर्म करेंगे, एक साथ परफॉर्म करेंगे। तो वहां पर भी यही है कि जब तक पहला वाला रेडी नहीं है परफॉर्मेंस करने के लिए, तब तक दूसरे वाले को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए if promises are to be performed simultaneously, neither party need perform unless the other is ready and willing। तो अगर मान लीजिए कैश सेल है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कैश सेल का। भाई अगर एक हाथ से गुड्स देने, एक हाथ से पैसे लेने हैं, तो जब तक सामने वाला गुड्स देने के लिए रेडी नहीं होगा, तब तक हम उसको किस बात की पेमेंट करेंगे। तो वहां पर पेमेंट करने की तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक सामने वाला गुड्स के लिए रेडी ना हो जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए अग्रीज टू डिलीवर गुड्स टू बी, हु अग्रीज टू पे ऑन डिलीवरी, ईच मस्ट बी रेडी एंड विलिंग। तो दोनों पार्टीज को वहां पर परफॉर्म करने के लिए रेडी होना चाहिए। अब सेक्शन 52 देखिए, सेक्शन 52 बताता है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ, जहां पर पहले से ही ऑर्डर फिक्स्ड है, जहां पर पहले से ही ऑर्डर फिक्स्ड है, जहां पर पहले से ही ऑर्डर फिक्स्ड है। यानी कि जैसे दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना है, तो दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस में पहले से ही ये तय हो चुका है कि भाई पहले तुम परफॉर्म करोगे, बाद में मैं परफॉर्म करूंगा। तो जो भी ऑर्डर फिक्स्ड हुआ है, हमेशा परफॉर्मेंस उसी के बेसिस पर करी जाएगी। देखिए, व्हेन ऑर्डर इज फिक्स्ड मस्ट बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर, इफ नॉट फिक्स्ड एज नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन रिक्वायर। और अगर फिक्स नहीं है तो जो भी ट्रांजेक्शन का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। अब देखिए सेक्शन 53 देखिए क्या बताता है। सेक्शन 53 बताता है कि अगर प्रिवेंशन ऑफ परफॉर्मेंस, यानी प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, रोकना। यानी अगर एक पार्टी सामने वाली पार्टी को परफॉर्म करने से रोक रही है, अगर एक पार्टी सामने वाली पार्टी को परफॉर्म करने से रोक रही, तो वहां पर क्या होगा, तो पहले तो ये कि भाई हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने परफॉर्मेंस करने की कोशिश करी और सामने वाली पार्टी हमको रोक रही है परफॉर्म करने से, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराएंगे। अब उसने हमको परफॉर्मेंस करने से रोका, उसकी वजह से अगर मेरा कोई भी नुकसान हुआ है तो हम उसके लिए कॉम्पनसेशन भी ले सकते हैं। तो देखिए, इफ वन पार्टी प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रिवेंटेड पार्टी। तो जिस पार्टी को रोका गया है परफॉर्म करने से, वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराएगी और कॉम्पनसेशन के लिए भी जा सकती है। ए अग्रीज टू पेंट बीज हाउस बट बी क्लोजेस द हाउस, ए में रिसाइन एंड क्लेम डैमेजेस। सेक्शन 54 देखिए क्या बोलता है, प्रोमिसेस टू डू थिंग्स आफ्टर द अदर। यानी कि जब परफॉर्मेंस डिपेंड करती है सामने वाले की परफॉर्मेंस के ऊपर, अगर उसने परफॉर्म किया तो हम परफॉर्म करेंगे, अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ वन डिपेंड्स ऑन प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ द अदर एंड द फर्स्ट पार्टी फेल्स, तो सेकेंड पार्टी नीड नॉट परफॉर्म एंड कैन क्लेम डैमेजेस। तो अगर पहली पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, उस केस में हमें भी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं, उल्टा हम कॉम्पनसेशन के लिए जा सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो, टाइम एज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 55। सेक्शन 55 क्या बताता है, टाइम एसेंशियल फैक्टर है या नहीं है। तो अगर टाइम एसेंशियल फैक्टर है तो फिर वहां पर अगर आपने उस टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म नहीं किया तो फिर वहां पर अग्रीव्ड पार्टी के पास में राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है। लेकिन अगर जहां पर टाइम एसेंशियल फैक्टर नहीं है
वहां पर आप कॉम्पनसेशन के लिए तो जा सकते हो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते हो। मेरी बात समझ में? बस 2 ही पॉइंट इसमें याद रखने हैं सेक्शन 55 में। अगर टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई इस टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म हो जानी चाहिए वरना मेरा नुकसान हो जाएगा, और उस टाइम पीरियड के अंदर अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करा सकते हैं और कॉम्पनसेशन के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस जहां पर टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, यानी कि अगर मान लीजिए कि 1 दिन की बजाय 2 दिन बाद हो गया, जैसे मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी का कोई केस है, ठीक है, तो अब कोई प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई घर है, तो अब घर के रेट डेली घटते बढ़ते तो है नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने बी को बोला कि भाई मेरा जो हाउस है उसका पोजीशन जो है, उसका पोजीशन हम तुम्हें 10 तारीख को दे देंगे। अब मान लीजिए 10 तारीख को किसी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई या कोई भी रीज़न हो गया, इसने 10 के बजाय 13 तारीख को पोजीशन दिया। अब 10 के बजाय अगर 13 तारीख को पोजीशन मिल रहा है तो इस वाली प्रॉपर्टी में कोई टाइम एसेंशियल फैक्टर थोड़ी ना, कोई 3 दिन में कोई प्रॉपर्टी के रेट कोई इतने घट और ये बढ़ थोड़ी ना जाएंगे कि प्रॉपर्टी में इनको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम एसेंशियल फैक्टर नहीं है बेटा, और टाइम अगर एसेंशियल फैक्टर नहीं है तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते। तो यहाँ पर अगर आपको पोजीशन 10 के बजाय 13 को मिल रहा है तो आपको ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करा सकते। लेकिन हाँ, ये जो 3 दिन दूसरे घर में या किसी होटल में रहने का जो आपको नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई बी ए से कर सकते हैं। तो बस यही 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, व्हेन टाइम इज एसेंशियल, फेलियर टू परफॉर्म ऑन टाइम, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। और जहां पर टाइम एसेंशियल नहीं है, प्रोमिसी कैन क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर डिले बट कैन नॉट रिसाइन। तो कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल नहीं करा सकता। आगे देखते हैं। अब देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ इम्पॉसिबल एक्ट। तो ये जो इम्पॉसिबल एक्ट होते हैं ना, या आप इसको इम्पॉसिबिलिटी बोल लो, तो इम्पॉसिबिलिटी 2 तरीके की होती है। इम्पॉसिबिलिटी 2 तरीके की होती है। एक तो वो इम्पॉसिबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट के बनते समय है, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसी समय पता है कि परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा। ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको बोला जाता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी यानी कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बनते समय ही हमें ये बात पता है कि परफॉर्मेंस कर पाना इम्पॉसिबल है, तो वहां पर क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होगा। एक आता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, या आप इसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हो। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हो, ठीक है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हो। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब सारी चीजें सही थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कर पाना इम्पॉसिबल हो गया है। और बेटा ये चीज ध्यान रखने वाली है कि जो इम्पॉसिबिलिटी हो रही है, ये जो इम्पॉसिबिलिटी हो रही है ना, इसमें किसी भी पार्टी की गलती ना हो। ये इम्पॉसिबिलिटी नेचुरल होनी चाहिए। ये बाय एक्ट ऑफ गॉड हो सकती है, या चेंजेस इन लॉ हो सकती है, चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस हो सकती है। यानी कि ये जो इम्पॉसिबिलिटी हो रही है परफॉर्म करने में, ये इसमें किसी पार्टी का हाथ नहीं होना चाहिए, तभी वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आएगा। अब चूंकि यहां पर किसी की कोई गलती नहीं है तो फिर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अब बच्चों को लगता है कि सर किसी पार्टी का नुकसान हो गया या कुछ भी हो गया तो क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में बेटा कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है, ये याद रखिएगा। डैमेजेस नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि जो इम्पॉसिबिलिटी हो रही है उस इम्पॉसिबिलिटी में किसी की गलती थोड़ी ना है, वो तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए, लॉ में कोई चेंज हो गया, गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आ गया, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, कुछ भी ऐसा नेचुरल इवेंट हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, उसकी वजह से परफॉर्मेंस कर पाना इम्पॉसिबल है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। चूंकि किसी की गलती नहीं तो यहाँ पर कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। देखो एक बार, तो सबसे पहले आता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। इफ एक्ट वाज इम्पॉसिबल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड वॉइड एब इनिशियो। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी,
बिकम्स इम्पॉसिबल लेटर ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वॉइड व्हेन इट अकर्स। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जब परफॉर्म करने की बारी आई तो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। चेंज ऑफ लॉ, लॉ में कोई भी चेंज हो गया। डेथ और इनकैपेसिटी, आउटब्रेक ऑफ वॉर, है ना। तो यहाँ पर बस एक चीज़ है, यहाँ पर एक केस लॉ है, सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम बांगर। यहाँ पर ये बोला गया ओनली एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी डिस्चार्जेस द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका सेंस बहुत हैवी है, ठीक है। मॉड्यूल में पढ़ोगे ना तो इसको डिटेल में यहाँ पर बताया गया, मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करूँगा। देखो, इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब 1% चांस भी है परफॉर्म करने का, तो फिर वहां पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर 1% भी है, असंभव, इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, असंभव, यानी किसी भी तरीके से नहीं, आप सर के बल भी खड़े हो जाओ तो भी आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर वो सिचुएशन है तभी उसको इम्पॉसिबिलिटी में माना जाएगा। और अगर 1% चांस भी है परफॉर्म करने का तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इवन अगर मान लीजिए कि परफॉर्मेंस की वजह से आपको लॉस भी हो रहा है, परफॉर्मेंस की वजह से आपको लॉस भी हो रहा है, जैसे मैंने किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं तुम्हें राइस जो है वो 55 रुपए में दूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए 10,000 kg राइस है, 10,000 kg राइस है, मैंने कहा कि मैं तुम्हें 55 रुपए में दूंगा। अब जब परफॉर्म करने की बारी आई, जब राइस सप्लाई करने की बारी आई, तो पता चला कि ये राइस बढ़ करके 105 हो गया। भाई 55 रुपए का मैंने बेचने के लिए बोला था, अब राइस हो गया 105 रुपए। अब 105 रुपए में मैं खरीदूंगा और 55 रुपए में बेचूंगा, तो मुझे तो सीधे सीधे भाई कितने का फर्क पड़ रहा है, 50 रुपए का। और 10,000 kg राइस था, यानी कि 5 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम परफॉर्म करते हैं तो जितना हमने कमाना नहीं था उससे ज़्यादा तो हमें लॉस हो रहा है। हम पहले 40 रुपए में खरीदते, 15 रुपए kg कमाते, 1.5 लाख रुपए कमाते, तो जितना हमको कमाना नहीं था उससे ज़्यादा तो हमको लॉस हो रहा है। तो अब क्या इसको इम्पॉसिबल बोला जाएगा? नो, यहां पर परफॉर्म करना पड़ेगा। भाई बिजनेस आप कर रहे हो तो बिजनेस में या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो जब आपको प्रॉफिट हो रहा था तब आप किसी को दे रहे थे क्या? तब आप कोर्ट के पास जाकर के बोल रहे थे क्या कि सर मेरे को इतना सारा प्रॉफिट हो रहा है? नहीं बोल रहे थे ना। भाई बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। और यहां पर कोई चीज इंपॉसिबल नहीं है ना, आपको नुकसान ही तो हो रहा है, परफॉर्म तो आप कर सकते हो ना। तो फिर यहां पर इसको इंपॉसिबल नहीं माना जाएगा। तो भले ही पार्टी को लॉस हो रहा हो, वहां पर उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। इंपॉसिबिलिटी का मतलब जब बिल्कुल भी चांस नहीं है परफॉर्म करने का। मुश्किल और इम्पॉसिबल इन दोनों में फर्क होता है। मेरी बात सबको समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, सेक्शन 59 से 61 तक। अब देखो इसको पहले एक बार समझ लेते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, इसके रूल्स हैं, इसके रूल्स हैं। वो रूल्स आपको मैं कहानी की तरह से बता रहा हूं, कहानी की तरह से सुनते रहो, सब समझ में आ जाएगा। देखो, जब दो लोगों के बीच में सीरीज में ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब दो लोगों के बीच में सीरीज में ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 जनवरी 2020 को एक 10,000 रुपए का लोन दिया एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। फिर 5 जनवरी को एक 15,000 रुपए का लोन दिया 15% पर एनम। फिर 10 जनवरी को इन्होंने एक 20,000 रुपए का लोन दिया, सॉरी, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक, अब देखो एक ट्रांजैक्शन है जो सीरीज में चल रहा है। मिस्टर ए ने अलग अलग डेट में मिस्टर बी को अलग अलग रुपए उधार दिए, ठीक। और अब मिस्टर बी ने रिटर्न किए, मान लीजिए 12,000 रुपए, 12,000 रुपए रिटर्न किए। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि 12,000 रुपए को कौन से अमाउंट से एडजस्ट किया जाएगा?
ये रूल्स जो है ना, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, पेमेंट को अप्रोप्रिएट करना। अब यहाँ पर मिस्टर बी ने 12,000 रुपये की पेमेंट करी। अब इस 12,000 रुपये को कौन से अमाउंट में एडजस्ट किया जाएगा? अब देखो, मिस्टर ए ये सोचेगा कि जिसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है हम उसमें से एडजस्ट करें, ठीक। बी क्या सोचेगा? बी ये सोचेगा कि भाई जिसका ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले हम उसको कम करें। भाई दोनों लोग तो अपने अपने फायदे के बारे में सोचेंगे। बी यहां पर क्या हो गया? बी हो गया यहां पर डेटर, और ए यहां पर क्या हो गया? ये हो गए क्रेडिटर। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ रूल क्या बताता है? देखो, पहला, अगर सीरीज में ट्रांजैक्शन हुए और एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का रूल अप्लाई हो रहा है तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में सबसे पहले डेटर बताएगा, डेटर इंडिकेट करेगा। बेटा बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। डेटर इंडिकेट करेगा। अब ये इंडिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अभी बताते हैं दोनों चीजें। तो सबसे पहले क्या रूल बताता है? सबसे पहला तो राइट है डेटर का, भाई जो पैसे वापस कर रहा है, ईमानदारी से वापस कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ फायदा तो मिलना ही चाहिए। तो सबसे पहले डेटर के पास में राइट होता है कि डेटर इंडिकेट करेगा कि भाई ये पैसा कौन से अमाउंट से एडजस्ट करना है। यानी कि अगर बी ने बताया कि ये 12,000 रुपये दे रहे हैं, 12,000 में 10,000 रुपये से तो ये वाला लोन खत्म कर देना, 2,000 रुपये बचेगा, 2,000 रुपये को 15,000 रुपये वाले से एडजस्ट कर देना, उसने बता दिया, ठीक। तो अब मैंने आपको क्या बताया? एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। तो अगर उसने बोल करके बताया है, जिस समय पैसे दे रहा है उसी समय बोल करके बता रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्सप्रेस। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? बाय कंडक्ट ऑफ पार्टी। अब यहां पर कंडक्ट क्या होगा? अब जैसे मान लीजिए कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया, जितने अमाउंट का कोई लोन था। सपोज करो ये वाला लोन है 15,000 रुपए का, ठीक। तो अब मान लीजिए कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 15,000 रुपए दिए। तो अब ये साफ साफ पता चल रहा है कि भाई मिस्टर बी की इंटेंशन इस वाले लोन को खत्म करने की थी। तो यहां पर इसको इम्प्लाइड माना गया है, और इसका मतलब पहले मिस्टर बी ये 15,000 वाला लोन खत्म करना चाहते थे, तो यहां पर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो अगर डेटर ने एक सर्टेन अमाउंट दिया है, सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन, ये जितने का लोन था उतने का ही अमाउंट अगर दिया है, तो फिर वहां पर ये माना जाएगा कि इम्प्लाइडली उसने बता दिया है कि भाई मैं ये वाला लोन खत्म करना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर उसने बोल करके दिया है कुछ तो फिर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं बोला है तो हम इम्प्लाइड को लेंगे। मेरी बात समझ में आई? आगे देखो। अब डेटर जल्दी जल्दी में आया और पैसे दे करके चला गया, उसने कुछ बताया नहीं कि इस पैसे को कहां से एडजस्ट करना है, तो फिर ये क्रेडिटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर ये क्रेडिटर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्रेडिटर इंडिकेट करेगा कि भाई ये पैसा कौन से अमाउंट से हम एडजस्ट करें। तो अब अगर मान लीजिए कि मिस्टर बी को लग रहा है कि यार इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम, सॉरी मिस्टर ए को लग रहा है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो मिस्टर ए चाहे तो इस वाले अमाउंट से ये वाला अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा बी को। यहां तक की कहानी समझ में आई? इवन अगर कोई टाइम बार डेट है, अगर कोई टाइम बार डेट है, टाइम बार का मतलब लिमिटेशन एक्ट जिसके ऊपर अप्लाई हो गया है, तो अगर कोई टाइम बार डेट है तो क्रेडिटर अगर चाहे तो टाइम बार डेट से भी एडजस्ट कर सकता है, टाइम बार डेट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। 3 साल पहले जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 2016 में एक 8,000 का लोन दिया, 8,000 का लोन दिया था। अब ये तो टाइम बार्ड हो चुका है, 2016 से 2020 चल रहा है, 4 साल के ऊपर हो गया है। तो अब अगर मान लीजिए डेटर ने पैसे दिए और क्रेडिटर के पास में राइट है कि क्रेडिटर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, तो ये अगर चाहें तो 12,000 में से 8,000 रुपये ये वाले डेट को रिकवर कर सकते हैं। मेरी बात सबको समझ में आई? ठीक है। अब मान लीजिए कि एक अमाउंट था, ए ने बी को एक 7,000 रुपये का एक लोन दिया हुआ था 2019 में, ठीक। इस वाले लोन पे इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट का मतलब मिस्टर बी ने बोला कि भाई मैं तो पैसे दे चुका हूं
और मिस्टर ए कह रहा है कि नहीं तुमने पैसा दिया नहीं है, तो दोनों के बीच में मतभेद है, डिस्प्यूट है इस वाले अमाउंट को लेकर के। तो उस सिचुएशन में क्या होगा बेटा, उस सिचुएशन में क्या क्रेडिटर डिस्प्यूटेड अमाउंट से एडजस्ट कर सकता है? नहीं, अमाउंट कैन नॉट एडजस्ट विद एनी डिस्प्यूटेड अमाउंट। तो डिस्प्यूटेड अमाउंट से एडजस्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक। अब तीसरे पे आते हैं। अब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ गई कि ना ही डेटर ने कुछ बताया, ना ही क्रेडिटर ने कुछ बताया, ऐसे ही लिख लिया। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट डेबिट एंट्री विल बी सेट ऑफ फ्रॉम फर्स्ट क्रेडिट एंट्री इवन टाइम बार्ड डेट। अब समझना, अब ना तो डेटर ने कुछ बताया ना क्रेडिटर ने कुछ बताया, तो क्या होगा, पहली डेबिट एंट्री को सेट ऑफ किया जाएगा फर्स्ट क्रेडिट एंट्री से। यानी कि ये जो 12,000 रुपए का लोन है, 12,000 रुपए के लोन को पहले ये 10,000 का लोन एडजस्ट किया जाएगा, 2,000 बचे, 2,000 रुपए को इससे एडजस्ट किया जाएगा। यानी पहली पेमेंट को पहले लोन से एडजस्ट किया जाएगा। समझ में आया? इवन, आगे मैंने क्या लिखा हुआ, इवन टाइम बार डेट। यानी कि अगर मान लीजिए कि यही वाला लोन ले लेते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक 8,000 रुपए का लोन दिया था 2016 में। अब 2020 में इन्होंने 12,000 रुपए वापस किया। अब मिस्टर ए ये भी कर सकते हैं कि 8,000 रुपए से तो ये एडजस्ट कर लिया, 4,000 रुपए बचे, 4,000 रुपए को इससे एडजस्ट कर दिया पहले टाइम बार, क्योंकि ये भाई फर्स्ट डेबिट एंट्री विल बी सेट ऑफ फ्रॉम फर्स्ट क्रेडिट एंट्री, तो फर्स्ट डेबिट एंट्री तो ये हुई ना। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर टाइम बार डेट से भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो बेटा ये 3 पॉइंट हैं, ये याद रखने वाले हैं। स्पेशली इसमें जो पॉइंट है याद रखने वाला, टाइम बार डेट, क्योंकि जो एग्जाम में इससे केस लॉ आता है ना, तो हो सकता है पूरे के पूरे रूल भी पूछ ले या ये भी पूछ ले कि कोई एक सिचुएशन दे दे टाइम बार डेट के अकॉर्डिंग। तो वो याद रखिएगा, टाइम बार डेट को एडजस्ट किया जा सकता है, दूसरा डिस्प्यूटेड अमाउंट को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। डन है सबको? अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, हालांकि राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है? तो लेकिन एक बार मॉड्यूल से भी आप देख लोगे तो जो मैंने बोला है वही है मॉड्यूल में भी। अब देख लेते हैं एक बार। देखो, व्हेन अ डेटर ओज सेवरल डेट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, देन पेमेंट मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले तो डेटर बताएगा, डेटर ने जैसा बताया है वैसे ही वो एडजस्ट होगा। इफ डेटर ओज सेवरल डिस्टिंक्ट डेट टू द क्रेडिटर, तो ये रूल कब अप्लाई होगा, द डेटर मेक्स अ पेमेंट टू द क्रेडिटर, द डेटर intimates the creditor that the payment made is to be applied to the discharge of some particular debt or it is implied, देखो मैंने लिखा वो बताया था अभी, implied भी हो सकता है, that the payment made by the debtor is to be applied to the discharge of some particular debt। आगे देखिए, देन अब अगर डेटर ने इंडिकेट कर दिया है तब क्रेडिटर के पास में कोई ऑप्शन नहीं है बट टू अप्लाई सच पेमेंट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच पर्टिकुलर डेट, तो वही डेट से डिस्चार्ज होगा। देखिए, वॉट एवर इज पेड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन और मैनर ऑफ पार्टी पेइंग। अब दूसरा देखो, अब अगर डेटर ने इंडिकेट नहीं किया तो क्या होगा, तो सेम तीनों पॉइंट वही सेम है। क्या होगा, द क्रेडिटर हैज़ द डिस्क्रेशन टू अप्लाई सच पेमेंट फॉर एनी लॉफुल डेट, बस लॉफुल डेट होना चाहिए बेटा, ठीक है? इसी वजह से मैंने बोला डिस्प्यूटेड डेट को नहीं लिया जाएगा, विच इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द डेटर इवन इफ सच डेट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। आगे देखो, अब आता है कि अगर किसी भी पार्टी ने नहीं बताया तो क्या होगा, तो देखो यहां से लेते हैं, ये सारे पॉइंट्स तो वही हैं। द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, तो टाइम के ऑर्डर पे, इवन इफ एनी ऑफ द डेट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। तो यहां पर बेटा सबसे पहले डेटर इंडिकेट करता है,
फिर डेटर ने इंडिकेट नहीं किया तो क्रेडिटर अप्लाई करेगा, दोनों ने इंडिकेट नहीं किया तो ऑर्डर ऑफ टाइम के बेसिस पर एडजस्ट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर बता रहा है डिस्चार्ज बाय नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन, सेक्शन 62। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह से डिस्चार्ज हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक परफॉर्मेंस के थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। उसी तरीके से नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन ये कुछ टर्म्स हैं, इससे भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन ये होता है म्यूचुअल कंसेंट से। इसके लिए म्यूचुअल कंसेंट होना ज़रूरी है। और एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए ना डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट, केवल इतना आ जाए, एक 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन या डिस्कस डिस्चार्ज विद म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है, या इस पे कमेंट करने के लिए आ जाए, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर नोवेशन, रिसेशन और ऑल्ट्रेशन की बात करी जा रही है, यानी कि सेक्शन 62 की बात करी जा रही है। अब देखो ये होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन। देखो नोवेशन का मतलब होता है बेटा नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाना। नोवेशन का मतलब होता है नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाना जब चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा हो, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना था, जैसे शुगर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गए। तो अगर ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज हो रहा है तो क्या होगा, नोवेशन होगा। अगर चेंज ऑफ पार्टीज हो रही हैं, पार्टीज में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो भी वहां पर नोवेशन होगा, यानी कि पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, अब उसकी जगह पर नया वाला कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि वो इनको 1000 kg शुगर सप्लाई करेंगे 10 तारीख को। अब मान लीजिए 9 तारीख को मिस्टर बी के पास में बहुत सारी शुगर पड़ी हुई थी, सेल ही नहीं हुई। अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला कि यार शुगर तो मेरे पास बहुत पड़ी हुई है, लेकिन तुम्हें ऑर्डर दिया है, एक काम करो यार तुम शुगर की जगह पर राइस भेज देना। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें तो सेल से मतलब है, शुगर के राइस भेज देंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइस का एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि राइस का तो प्राइस भी अलग होगा, हर एक चीज़ अलग होगी, है ना। और दूसरी बात क्या है कि अब ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वाला खत्म हो जाएगा। क्यों, अब जब दोनों पार्टीज अग्री हैं कि शुगर की जगह पर हमको राइस सप्लाई करना है, तो शुगर वाले कॉन्ट्रैक्ट को आप कैसे इन्फोर्स करा सकते हो। तो वहां पर क्या होगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, इसकी जगह पर नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड नोवेशन। उसी तरीके से आता है ऑल्ट्रेशन। बस ऑल्ट्रेशन में फर्क क्या होता है, ऑल्ट्रेशन में फ़र्क क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा नया नहीं बन रहा है, बस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना वो चेंज हो रही हैं। जैसे अब मैंने अभी आपको शुगर वाला एग्जांपल दिया, तो अब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला कि यार मैंने तुमसे कहा था कि 1000 kg शुगर भेज देना, एक काम करो 200 किलो और बढ़ा दो, अभी 1200 किलो शुगर भेज देना। तो क्वांटिटी बढ़ रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन बढ़ रही है, क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी डेट, डिलीवरी मीडियम, इन सब चीज़ों में अगर चेंज हो रहा है ना तो इसको बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो रहा है। और अगर टर्म्स और कंडीशन में चेंज हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, ऑल्ट्रेशन। अब ऑल्ट्रेशन को यहाँ पर क्यों डाला गया है, अब पुरानी वाली टर्म्स और कंडीशन पर परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, अब नई टर्म्स और कंडीशन बन गई है, तो हम नई टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेंगे। तीसरा क्या आता है, रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। गवर्नमेंट ने किसानों को लोन दिया, उस साल बारिश नहीं हुई, गवर्नमेंट ने किसानों का लोन माफ़ कर दिया, फार्मर्स का लोन माफ़ कर दिया, उसको क्या बोला जाएगा, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने का मतलब रिसेशन। तो अगर एक बार किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, उसके बाद आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइव नहीं कर सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर ही डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यही होता है डिस्चार्ज बाय नोवेशन, ऑल्ट्रेशन और रिसेशन। देखते हैं एक बार, देखो अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज व्हेन द पार्टीज अग्री। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना पार्टीज एग्री, तो दोनों पार्टीज का अग्री होना जरूरी है, तभी यहां पर बोला जाता है बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो देखो सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन, और रिसाइंड, कैंसिल द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया रिसेशन, और ऑल्टर इस टर्म्स एंड कंडीशन, ये हो गया ऑल्ट्रेशन। देखो ए ओज बी ₹5000, बोथ अग्री दैट सी विल पे
इंस्टेड ऑफ ए ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय नोवेशन। तो यहाँ पर ए ने बी से 5,000 रुपये लिए और दोनों लोग अग्री हैं कि भाई ए की जगह पर सी पैसे देगा। तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, पार्टीज चेंज हो गई। यहाँ पर अब चेंज ऑफ पार्टी हो गया, तो चेंज ऑफ पार्टी होगा तो यहाँ पर क्या होगा, नोवेशन होगा, यानी कि अब ए को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रोमिसी डिस्पेंसिंग विद और रेमिटिंग परफॉर्मेंस, इसको बोलते हैं बेटा रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। रेमिशन का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट देना। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको 10,000 रुपये का लोन दिया, मैंने आपको 10,000 रुपये का लोन दिया और अब मान लीजिए मेरे आपके पास में पैसे नहीं हैं। ठीक, आपने बोला कि सर मेरे पास में केवल 5,000 रुपये हैं, प्लीज़ 5,000 रुपये लेकर के लोन को ख़त्म कर दीजिए, सेटल कर लीजिए, अब इसके अलावा मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊँगा। मैंने कहा चलो छोड़ो यार, ठीक है तुम 5,000 दे दो। आप 5,000 रुपये ले करके 5,000 का डिस्काउंट कर दिया आपको, तो अब जो मैंने आपको डिस्काउंट दिया है दिस इज कॉल्ड रेमिशन। और ये भी कहता है कि भाई एक बार अगर आपने डिस्काउंट दे दिया तो आप दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। अब अगर मान लीजिए आपके पास में करोड़ों रुपए भी आ गए तो मैं आपसे वो 5,000 रुपये रिकवर नहीं कर सकता, आप वहां पर अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाओगे। तो देखिए, प्रोमिसी में डिस्पेंस विद वेव का मतलब भाई रेमिशन, परफॉर्मेंस एक्सटेंड टाइम फॉर परफॉर्मेंस, टाइम भी बढ़ा सकता है, या एक्सेप्ट लेसर सेटिस्फैक्शन। देखिए, बी ओज ए ₹5,000, ए अग्रीज टू एक्सेप्ट ₹2,000 इन फुल सेटलमेंट, इट इज वैलिड डिस्चार्ज। डन है। देखिए, अब इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट और रिफ्यूजल बाय प्रोमिसी। अब भाई अगर प्रोमिसी रिफ्यूज कर रहा है या प्रोमिसी की कोई निग्लेक्ट हो रही है तो प्रोमिसर बेचारा वहां पर क्या करेगा, तो सेम वही प्रोमिसर के पास में ऑप्शन है कि प्रोमिसर अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा देगा। उल्टा अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसको क्लेम कर सकता है। इफ प्रोमिसी निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस, प्रोमिसर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी। तो इसके आगे बेटा एक समरी चार्ट है सारे सेक्शंस का, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सेक्शन 37 से 40 तक क्या बताता है कि कौन कौन से लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा प्रोमिसर, एजेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेक्शन 38 था टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का। ठीक, सेक्शन 39 क्या था, रिफ्यूज़ल टू परफॉर्म का, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराया जा सकता है। 42 से 45 क्या था, जॉइंट प्रॉमिस का केस था। 46 से 50 तक क्या था, टाइम एंड प्लेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो आज स्टार्टिंग में पढ़ा। सेक्शन 51 से 54 तक क्या पढ़ा था, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस पढ़े थे, 3 तरीके के, डिपेंडेंट, साइमल्टेनियस और इंडिपेंडेंट। सेक्शन 55 टाइम एसेंशियल फैक्टर है या नहीं है। सेक्शन 56 इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, इनिशियल और सब्सिक्वेंट। 59 से 61 तक एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पढ़ा। सेक्शन 62 नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन। सेक्शन 63 रेमिशन जो मैंने आपको बताया, और 67 है बेटा रिफ्यूज़ल बाय प्रोमिसी। तो इतने सारे सेक्शन हम लोगों ने इस वाले चैप्टर में कवर अप किए। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर ही कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम लोग और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे या कॉन्टीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से कुछ भी करेंगे। तो उसके बाद हमारा जो आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोगों का इंडेमनिटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, यही सारी चीज़ें बचेंगी, गारंटी, ये सारी चीज़ें बचेंगी। तो उसको भी फटाफट से हम लोग रिवाइज करेंगे। तो जल्दी से अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।